Okay, so today we will start Unit 2 of Money and Banking. We have completed National Income, and from today onwards we will start Money and Banking. Fine. So this is the syllabus which we need to start. हमें मनी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मनी के पास मीनिंग पढ़ना है हमें. किसी किसी किताब में फंक्शंस भी दे के रखा है, बार्टर सिस्टम के बारे में भी दे के रखा है. दैट इज नॉट इन द सिलेबस. हमें स्पेसिफिक जो सिलेबस में पूछा गया है वही पढ़ना है. फंक्शंस पहले हुआ करता था सिलेबस में, आजकल नहीं है. ठीक है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस मैम. ठीक है. यस उसके बाद मैम. हमें मनी का बस स्पेसिफिक सा मीनिंग पढ़ना है कि मनी का मीनिंग क्या है. उसके बाद हमें पढ़ना है कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, और उसमें भी बहुत सारे मेजर्स हुआ करते थे. पहले M1, M2, M3, M4 तक हम पढ़ते थे, लेकिन अभी सिलेबस में लास्ट ईयर से जब से प्रोजेक्ट आया है तब से कम कर दिया गया है. M1 हमें बस पढ़ना है. ठीक है? मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स का भी आता है, और इसमें थोड़ा सा हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल लेके हम चलते हैं. तो इसको आई विल स्टार्ट ऑन मंडे. आज और कल हम पढ़ेंगे मनी और उसका सेंट्रल बैंक जो की थ्योरी पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है? अभी सिलेबस में से कुछ डिलीट किया गया है, हमें यहाँ तक बस पढ़ना है. बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक तक पढ़ना है. फंक्शंस में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट हम पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो मेजर्स लिखा हुआ है ना, इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है. क्लियर है सिलेबस? यस मैम. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट. ये थर्ड चैप्टर में दिया. हाँ दिया है, उसको हम थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, उसमें हम रिलेट कर लेंगे. वो थोड़ा सा ऐसा रह गया है कि यहाँ से हटा के उन्होंने हटा तो दिया, लेकिन दूसरे चैप्टर में उन्होंने इंक्लूड कर दिया है. ठीक है? तो सबसे पहले हम मनी पढ़ेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. उसके बाद पढ़ेंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं. आप ये पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपने व्यूज रखिएगा, क्या समझते हो. अच्छा, सबसे पहले तो मनी के बारे में सबको पता है कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जब मनी नहीं था, जब मनी का यूज नहीं हो रहा था इकोनॉमीज में, तब क्या सिस्टम था? मैम बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम था. वेरी गुड. इन क्लास 10th यू मस्ट हैव स्टडीड मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था. दैट मीन्स अ सिस्टम वेयर गुड्स फॉर गुड्स वर एक्सचेंज, है ना. वहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन बार्टर सिस्टम के भी बहुत सारे कंडीशंस थे जो कि सेटिस्फाई होना जरूरी था. जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. याद है आप लोगों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या था? यस मैम. यस मैम. क्या था अगर डबल जैसे थोड़ा थोड़ा याद है मुझे. जैसे अगर मुझे नीड है, मुझे चावल, मुझे अपनी व्हीट की नीड है और सामने वाले को राइस की नीड है, और हम दोनों के पास है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे. तो वो था शायद डबल. अच्छा ठीक है. अगर मैं अगर क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, मैं कपड़े बना रही हूँ और मुझे चाहिए एप्पल्स, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी जो कि मेरे कपड़े खरीदने के लिए तैयार है और साथ ही में उसके पास एप्पल्स भी है बेचने के लिए, है ना, क्योंकि मुझे और कुछ तो चाहिए नहीं. तो यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसके पास एप्पल्स है, जो कि वो बेचना चाहता है, और उसके बदले में उसको कपड़े भी खरीदने हैं. ठीक है? तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर व्यक्ति जो एप्पल खरीदना चाहता है वो कपड़े ही खरीदना चाहेगा. आर यू गेटिंग? यस ठीक है. मैम. तो ये था प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का, कि दोनों साइड में सिमिलर बॉन्ड्स होने चाहिए तभी वो ट्रांजैक्शन हो पाएगा. अगर ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो कि सिमिलर बॉन्ड्स को कैरी करते हैं, in that case transactions will not be possible. और ये एक लूप होल था मेनली बार्टर सिस्टम का. बहुत सारे अलग अलग भी ड्रॉबैक्स थे जो कि हमें नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि सिलेबस में नहीं है अभी. ठीक है? तो जैसे ही बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो धीरे धीरे करके मनी का इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमीज में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी. मनी से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो मनी से? मनी से हम क्या करते हैं? हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या करते हैं? हम पेमेंट के तौर पे उसको देते हैं या हम उसको रिसीव करते हैं. अगर हमने कुछ बेचा है तो उसके बदले में हम पैसे लेते हैं. एक सेकेंड.
है ना। तो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम कैरी ऑन करते हैं, जैसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, फॉर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स वी यूज मनी. So in simple terms, if definition comes, what you understand by money, you can write anything. यानी कि ऐसे कुछ भी चीजें जिनको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करते हैं इज कॉल्ड मनी. ठीक है, तो मनी के फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म्स आ जाते हैं? इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंप्राइजेस कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स. ये कैश तो होता ही है जो हम हमारे पास रहता है, लेकिन उसके साथ साथ बैंक डिपॉजिट्स को भी मनी में इंक्लूड किया जाता है. बैंक डिपॉजिट यू मस्ट बी नोइंग, है ना. हम डिपॉजिट करते हैं ना अपना जितना भी पैसा होता है बैंक में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में. एम आई ऑडिबल? यस मैम. यस मैम. यस मैम. कोई डाउट होगा तो प्लीज बता दीजिएगा. ओके, सो अब क्या हमें कौन कौन से चीजें हम जो यूज करते हैं? हम करेंसी नोट्स को यूज करते हैं, है ना. उसके बाद हम कॉइन्स भी यूज करते हैं, कैन बी यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. हम बाद में पढ़ेंगे कि कॉइन्स एक लिमिटेड लीगल टेंडर है. लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट के साइड से हम गवर्नमेंट के साइड से ये प्रिस्क्राइब है कि हम अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए हम अपने करेंसी नोट्स और कॉइन्स को यूज कर सकते हैं. लेकिन कॉइन्स को एक लिमिटेड हद तक हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि 1 लाख का पेमेंट करना है और मैं सारा पेमेंट कॉइन्स में कर दूं. कितना लिमिट है, किसी को कुछ पता है? कितने तक कर सकते हैं हम कॉइन्स में पेमेंट? वी कैन डू इट 1000 तक आप कॉइन्स में दे सकते हो. ठीक है, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन दिया आपने. लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो सामने वाला व्यक्ति मना कर सकता है कि मैं 1000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं लूंगा कॉइन्स में, और उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता. ठीक है, लेकिन नोट्स के केस में ऐसा नहीं है. Bank deposits, for example, the balance in savings and current account deposits with commercial bank are also used to settle transactions through checks के through हम अपना economic transactions को हम payment करते हैं, या हम पेमेंट रिसीव करते हैं, डेबिट कार्ड्स के थ्रू करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू करते हैं. डिमांड डिपॉजिट भी होता है. क्लास 10th में आपने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा होगा. इसमें दोबारा रिपीटेशन है. क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? याद है कुछ? मैम जो डीडी होता है. डिमांड ड्राफ्ट होता है बच्चे, वो डिमांड डिपॉजिट अलग है, डीडी अलग है. डिमांड डिपॉजिट जब भी हमारे पास पैसे की नीड हो तो हम जिसको विड्रॉ कर सकते हैं. द मनी विच कैन बी विड्रॉन, द डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. जैसे करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट्स का डिफरेंस पता है ना? यस मैम. करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिलता. हम यहाँ पे टाइम डिपॉजिट को हम कंसिडर नहीं करते हैं मनी सप्लाई ऑफ मनी में. टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे. अभी बताऊंगी क्या क्या कंसिडर करते हैं. सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में जितना भी मनी सर्कुलेशन में है, यानी कि जितने भी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी which is present in the economy at a given point of time. So tell me whether it is a stock concept or flow concept. मैम स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना, नीचे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए. पहले समझिए, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अगर पीरियड ऑफ टाइम होता तो फ्लो होता. फ्लो होता. ठीक है, सो मनी सप्लाई का मीनिंग याद रखिएगा. मनी सप्लाई refers to the total quantity of money in circulation in the economy. ठीक है, और एक बात, जब हम मनी सप्लाई को हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम जितना भी मनी है जो विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक के पास जितना भी है उसी को हम कंसिडर करते हैं मनी सप्लाई में. अगर बैंक के पास है तो क्या उसको कंसिडर करेंगे? अगर आरबीआई के पास कोई पैसा है उनके डिपॉजिट में, विल वी कंसिडर इट? यस मैम. नहीं. इसमें जब हम मनी सप्लाई में करते हैं ना, क्योंकि बैंक हो गया हमारा सप्लायर ऑफ मनी, वही मनी को पूरा सप्लाई कर रहा है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है मनी सप्लाई के डेफिनेशन में. मनी सप्लाई में ओनली द करेंसी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, या इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो उन्होंने कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया हो, बस जो पब्लिक का है ना उसी को हम कंसिडर करेंगे. ध्यान रखिएगा ये. ओके मैम.
Okay, अब कंपोनेंट्स देखने हैं मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में। ओनली वी हैव टू स्टडी अबाउट M1, M2, M3, M4 अब सिलेबस में नहीं है, अगर किताब में हो तो मत पढ़िएगा। The basic measure of money supply has two components। अब M1 के पास, M1 को नैरो मनी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हो अपनी किताब में, नैरो मनी भी बोला जाता है उसको। Has two components, करेंसी विद पब्लिक, यानी कि करेंसी जो पब्लिक का करेंसी है उनके पास है जितने भी करेंसी, एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक। सो ये डिपॉजिट कौन कर रहा है बैंक्स में? डिमांड डिपॉजिट कौन लोग कर रहे हैं बैंक्स में? पब्लिक ही तो कर रही है ना, पब्लिक ही कर रही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे? जो पैसे पब्लिक के पास है और जो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में सेविंग किया है इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। हम यहाँ में फिक्स्ड अकाउंट को नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि M1 में उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। नाउ फर्स्ट वन इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब कौन कौन से करेंसी है? जैसे कि करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, हेल्ड बाय द पब्लिक आउटसाइड द बैंक्स, यानी कि उनके पास जितना है, अभी बैंक की बात हम नहीं कर रहे, उनके पास जो पब्लिक के पास अवेलेबल है उसको हम इंक्लूड करेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन इशू करेंसी इन इंडिया। ये हम फंक्शंस में पढ़ेंगे कि RBI के फंक्शंस क्या है। करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द RBI, एज वी नो, पता है ना ये। अच्छा, कॉइन्स को कौन इशू करता है? कॉइन्स को RBI इशू नहीं करते। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, द प्रोसेस थ्रू विच कॉइन्स आर मेड इज कॉल्ड मिंटिंग। कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपी नोट को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के बाकी जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं उनको RBI बनाता है। कॉइन्स और 1 रुपी नोट को कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है इसको, ठीक है। अच्छा, हमारे जितने भी करेंट 500 रुपए के नोट पे या 2000 के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ RBI। गवर्नर ऑफ RBI का होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कॉइन्स पे तो कोई सिग्नेचर ही नहीं होता। 1 रुपी नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नमेंट फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कर रही है। बस ये 1 रुपी कॉइन के लिए, 1 रुपी जो करेंसी नोट है उसी के लिए, बाकी सब में गवर्नर का होता है, गवर्नर ऑफ RBI, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक में पहला तो हो गया कि करेंसी एंड नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। सेकंड, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, can be held by the public or by the commercial bank, and it is called high powered money। underline कीजिए, very important concept। and high powered money को reserve money भी कहा जाता है और उसी को monetary base भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी हमारे पास करेंसी होगी पब्लिक के पास या कमर्शियल बैंक के पास, उसी के ऊपर से क्रेडिट क्रिएशन होता है। कितना क्रेडिट बनेगा, कितना ज्यादा मनी जनरेट होगा, उसके आधार पे हम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, मंडे को पढ़ेंगे इसको। कोई दिक्कत है अभी ये हाई पावर्ड मनी से क्या समझे बताइए? आवाज आ रही है? मैम क्रेडिट क्रिएशन के काम में आता है हाई पावर्ड मनी। में होते क्या है चीज, कंपोनेंट्स क्या है हाई पावर्ड मनी के? लिखा हुआ है ना, करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि सिंपली आप बोल सकते हो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी, है ना। जो ऊपर हम अभी पढ़ रहे थे, या तो जो करेंसीज है जो RBI ने इशू किए, या तो वो पब्लिक के पास हो या किसके पास हो, कमर्शियल बैंक के पास हो, ठीक है। सो इन दोनों चीजों को मिला के हाई पावर्ड मनी बनती है, और इसी को मॉनेटरी बेस बोलते हैं और रिजर्व मनी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी ये हमारे पास जो करेंसीज होती है इसी के आधार पे आगे का सारा स्ट्रक्चर बनता है क्रेडिट क्रिएशन का। जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है।
करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर्स। लीगल टेंडर्स मतलब ये लॉ के आधार पे सरकार ने इसको राइट मीन्स इसको पावर दिया है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम आएगा, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। आप मना नहीं कर सकते कि आप करेंसी नोट्स में आपको पेमेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए। समझ आ रहा है? हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो हाँ, ये करेंसी नोट्स है ना, इसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोला जाता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, टीआर जैन या किसी और बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो देखिएगा, करेंसी नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोला जाता है, क्योंकि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जितना भी पेमेंट करना है यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ करेंसी नोट्स। कॉइन्स को क्या कहा जाता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। क्या कहा जाता है कॉइन्स को? कॉइन्स को कहा जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्लियर है? मैम कौन सा? आवाज कट रही। आवाज कट रही है, किसी को नहीं आ रही? मैम आ रही है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी अभी थोड़ी देर बाद, जब क्लास ओवर होगा तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो करेंसी नोट्स हो गया हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मतलब, और कॉइन्स हो गए लिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि 1000 से ज्यादा आप कॉइन्स में पेमेंट नहीं कर सकते, लिमिटेड है। उसके बाद कोई भी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन रिफ्यूज। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में रिफ्यूज नहीं कर सकते आप फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। एंड द लास्ट वन, currency notes and coins are called fiat money. fiat, the term fiat means order of the government, जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हुआ है। because every currency note bears on its face a promise from the governor of RBI। अच्छा, नोट्स पे क्या लिखा रहता है, मैं धारक को क्या लिखा रहता है, ऐसा कुछ याद है आपको? ध्यान से देखा है? यस मैम, आई मैम प्रस्तावना लिखी होती है। 10 रुपीज। हाँ, उसमें लिखा रहता है ना कि वो पेमेंट करने के लिए वो वचन दे रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है ना? तो यानी कि उसमें उसका वैल्यू लिखा रहता है, वो किसके साइड से रहता है, वो गवर्नर के साइड से रहता है वो स्टेटमेंट, कि आपने जो पैसा आप कैरी कर रहे हैं वो उतना वर्थ का है, और आप उसको यूज करोगे तो जितना वैल्यू उस पे लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। Note bears on its face a promise from the governor of RBI. Who is the present governor of RBI? Hmm? मैम Shaktikant Das. That if someone produces the note to RBI or any other commercial bank, RBI will be responsible for giving the person purchasing power. यानी कि आपके पास 500 रुपए का नोट है तो आपको उतना परचेसिंग पावर मिल रहा है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू है। द सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर द कॉइन्स। कॉइन्स में भी ऐसा रहता है, हालांकि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट बाय द कमर्शियल हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। अच्छा, नेट का मीनिंग बताइए। ग्रॉस में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स है सारे इंक्लूडेड होते हैं। नेट में क्या होता है, कुछ डिडक्ट होता है तभी तो वो कंपोनेंट नेट बनता है। डेप्रिसिएशन का केस देख लीजिए, है ना, कुछ ना कुछ डिडक्ट हुआ है तभी इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ये नेट बन गया है, ये ग्रॉस नहीं है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब इसमें से क्या डिडक्ट हुआ है उसे हमें देखना है। डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का आ सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। अभी मैंने बताया था, अगर मैंने करंट अकाउंट में अपना पैसे जमा करके रखे हैं, क्या मैं निकाल सकती हूँ अपने हिसाब से जब मुझे जरूरत हो?
मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? ठीक है। Yes, तो ma'am, आ रही है। करंट अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट होता है या सेविंग अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट होता है उसको हम अपने हिसाब से जब हमें जरूरत हो हम निकाल सकते हैं। क्या हम फिक्स डिपॉजिट में से ऐसे निकाल सकते हैं? अगर No, मैं ma'am. फिक्स डिपॉजिट में नहीं निकाल सकते, मिनिमम उसमें 1 साल के लिए आपको रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको पूरा जो डिपॉजिट है वो मैच्योर होने तक वेट करना है। अगर नहीं वेट किया आपको तो भी आपको सर्टिफिकेट साइन करके देना है और उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती है उसमें। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में इतना, करंट अकाउंट में बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। सेविंग अकाउंट में कुछ होता है कि आप इतने टाइम विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हम डिमांड डिपॉजिट में कंसिडर करते हैं। Demand deposits are created by the commercial bank and they are called bank money. Very important. Underline कर लीजिएगा इसको. The word net implies that net का मतलब क्या है? क्या डिडक्ट हुआ है इसमें? Only deposits of the public held by the banks are to be included in money. यानी कि जितना इंडिया के यानी कि हमारे सिटीजन्स ने जितना भी डिपॉजिट किया है उसी को इंक्लूड करेंगे। इंटर बैंक डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है डिमांड डिपॉजिट जब हम कंसिडर करते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट क्या हो गया? जैसे एसबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में थोड़े से पैसे रखे हैं, ठीक है, तो इंटर बैंक डिपॉजिट हो गया ना, एक बैंक ने दूसरे बैंक में रखा है डिपॉजिट, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। The interbank deposits which a commercial bank holds in other commercial banks are not to be included as a part of money supply. Are you getting? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, इसमें ma'am. क्या Yes, ma'am. इंक्लूड किया जाता है? ओनली एंड ओनली द डिपॉजिट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द पब्लिक, व्हिच आर हेल्ड बाय द पब्लिक इन द बैंक्स। जितना भी पब्लिक का है ना पैसा उसी को इंक्लूड किया जाता है, या तो वो करंट या कैश के रूप में हो, लोगों के पास हो, या फिर वो बैंक में हो। बैंक का जो खुद का जो डिपॉजिट होता है या तो आरबीआई का हो या इंटर बैंक डिपॉजिट हो, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती है सप्लाई ऑफ मनी में। कमर्शियल बैंक्स आल्सो होल्ड टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक। टाइम डिपॉजिट्स यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, उसमें मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। However, basic measure of money supply M1 includes only demand deposit and not time deposit. ये कॉन्सेप्ट M1 में इंक्लूड नहीं होता टाइम डिपॉजिट, वो M3 या M4 में इंक्लूड होता है, इसमें नहीं होता, जो हमें नहीं पढ़ना। क्लियर है अभी तक? ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया है। Some questions are there which I want to ask you. Okay, first question, one by one I will ask you some questions. Anshika, read out the first question. Ma'am, demand deposit credited by the commercial bank are called. मैम ए लग रहा है। ए लग रहा है? बाकी बच्चे मैम बताइए। बैंक, मैम मैं बताऊं? बैंक मनी। मैम मनी। मैम सी। सी है, बैंक मनी है। मैम सी। ठीक है, मैं हमने बताया था ना कि डिमांड डिपॉजिट को बैंक मनी भी कहा जाता है। आंसर इज बैंक मनी। नेक्स्ट, डैश आर कॉल्ड लीगल टेंडर्स। लीगल टेंडर्स इसमें क्या आएगा? लीगल टेंडर्स मतलब जो सरकार ने बताया है कि हमें इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में यूज करना है विदाउट एनी एंड वी कैन नॉट रिफ्यूज। मैम डी ऑप्शन। नोट्स एंड कॉइंस। सबको क्लियर है ना? करेंसी नोट्स एंड कॉइंस। यस मैम। Next, which of the following is not included in money supply? High powered money, bank money, time deposit, interbank deposit. मैम डी। इंटरबैंक। इंटरबैंक डिपॉजिट को अभी हमने पढ़ा था, नेट डिमांड डिपॉजिट हम लेते हैं, हम इंटरबैंक डिपॉजिट नहीं लेते। यानी कि एक बैंक का अगर डिपॉजिट है किसी दूसरे बैंक में तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, हम बस पब्लिक के द्वारा की गई डिपॉजिट्स को हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है which is not पब्लिक included in, निकला होगा फिर। हाँ, मनी सप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पे M1 मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर M1 मेंशन होता ना तो टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड नहीं होता।
यहाँ पे उन्होंने मनी सप्लाई इंक्लूड किया है। अब मनी सप्लाई के तो बहुत सारे मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4, आपको सिलेबस में M1 है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सारा मनी सप्लाई को लेके बोल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं, किसी अलग मेजर में करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एनी डाउट? नो नो मैम। मैम। नेक्स्ट करते हैं। ये CBSE 2017 में आया था। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सभी बच्चे बोलिएगा, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज टेल मी। क्या होगा इसका आंसर? मैम सी। मैम सी। As on any point मैम of time. सी। सभी बच्चे का यही आंसर है। हर्षवर्धन आपकी आवाज नहीं आ रही, और बाकी देखिए किसके किसकी आवाज नहीं आ रही। मुझे मोक्षा की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, इसका आंसर है एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। Yes, ma'am. डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में आया था। करंट एंड सेविंग्स। कौन सा ऑप्शन बताइए? मैम बी। बी। बाकी बच्चे? मैम बी। मैम बी। बी फॉर बॉय। Okay, saving account deposits and current account deposits is the correct answer. Next, dash is the main source of money in an economy. Both A and B. Yes, Good. ma'am. Next, currency issued by the central bank is called Legal tenders. लीगल टेंडेंसी। Legal tenders. सभी बच्चे बताइए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखो फिएट मनी क्या होता है, वही तो मनी है जिसको फिएट मनी मतलब जो भी मनी है जो कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है हमें यूज करना है। किसने फिर बनाया है इसको? आरबीआई ने बनाया, या अभी जो सेंट्रल बैंक है। हाई पावर्ड मनी का मीनिंग बताइए, कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं? मैम पब्लिक और कमर्शियल बैंक में जो डिपॉजिट होता है, पब्लिक का डिपॉजिट होता है, तो सारी चीजें तो सेंट्रल बैंक ने बनाई ना। कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। Okay. Apart from currency notes and coins, the balance in dash held by the commercial, इसका ऑप्शंस नहीं है क्या? एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली करना है। पढ़िए इसको। आप लोगों के पास सुभाष डे है? सभी बच्चों के यस पास है? मैम। Yes, ma'am. तो ये एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें से, मैं आगे पढ़ा दूँ। Yes, ma'am. आंसर्स दिया हुआ है उसमें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें 27 है, क्योंकि 27 क्वेश्चंस है। जब चैप्टर ओवर हो जाएगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे इसको। क्या आपको दिख रहा है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस? नो मैम। नहीं दिख रहा? रुकिए मैं प्रेजेंट करती हूँ फिर से दोबारा। मैम दिख दिख रहा रहा है। चला गया, मैंने कैंसिल कर दिया। अब दिख रहा है?
यस मैम। Yes. Yes, ma'am. ओके ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने जो थोड़ा सा टेक्निकल है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा वो बात के लिए रखा है। अभी सेंट्रल बैंक कर लेते। सेंट्रल बैंक में मैंने मैम प्रोजेक्ट भी दिया होगा शायद कि बहुत सारे बच्चों के पास होगा सेंट्रल बैंक आरबीआई का प्रोजेक्ट। किसके पास है? मैम शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन मैम शेयर। मेरे पास है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, दोबारा करती हूँ। इस बार भी नहीं हुई तो रीजन मैम कीजिएगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब आ रही है? हो गई मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। तो इसमें हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है एंड इट्स फंक्शंस। सेंट्रल बैंक सभी को पता है एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब सुपीरियर। एपेक्स का मतलब हो गया सुपीरियर, सबसे जो मीन्स हमारा टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूशन है उसका वो कौन है फाइनेंशियल मैटर्स में? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में होता है। हमारे कंट्री में इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The design and the control of country's monetary policy is its main responsibility. हमारे monetary policy को control करना, उसको डिजाइन करना। डिजाइन करना मतलब कि कहाँ पे हमारा कैसा होना चाहिए। अगर बैंक रेट है, अभी तो हमें ये सब पढ़ना नहीं है। बैंक रेट होता है, फिर रिजर्व रेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको सबको कंट्रोल करना। अच्छा हमारे सेंट्रल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 में बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1935 and its name is the Reserve Bank of India. It is the bank engaged in regulating commercial banks in India. Functions क्या है? सबसे पहले अथॉरिटी ऑफ करेंसी इशू और बैंक ऑफ इशू। क्या इशू करते हैं? क्या इशू करते हैं सेंट्रल बैंक? करेंसी। करेंसी को इशू करते हैं एंड इट हैज द सोल अथॉरिटी। सोल अथॉरिटी मतलब और किसी के पास ये राइट नहीं है, ओनली एंड ओनली आरबीआई के पास है। क्यों ऐसा है? ताकि एफिशिएंसी हो फाइनेंशियल सिस्टम में और बहुत ही ज्यादा हौच पौच ना हो। फर्स्टली बिकॉज दिस लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन द इशू ऑफ करेंसी। यूनिफॉर्मिटी रहेगा सिस्टम में कि एक ही अगर इंस्टीट्यूशन इशू कर रहा है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगा, सिमिलरिटी रहेगा। Secondly, because it gives the central bank direct control over money supply. कोई डाउट है बैंक ऑफ इशू में? इजी है? हेलो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स बैंक। इसमें क्या है कि आरबीआई है जो कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसमें हेल्प करता है सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या पब्लिक डायरेक्टली डिपॉजिट करती है आरबीआई में? क्या हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं आरबीआई में? नो मैम। नहीं कर सकते, लेकिन सरकारें ऐसा करती है। ठीक है, हमें कमर्शियल बैंक के थ्रू सेविंग्स करना होता है, लेकिन सरकारों के लिए उनके पास अकाउंट्स बने होते हैं, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। Banker to the government means the central bank gives the same banking facilities to the government which the commercial banks give to the general public. अब जितने भी बैंक्स होते हैं ना उनका अकाउंट होता है जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं उनका अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में। लाइक हमारा अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक में, वैसा ही द सेंट्रल बैंक डज नॉट गिव सच फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके सेंट्रल बैंक में हम डिपॉजिट करें। वी नीड टू डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक्स। नंबर 1, एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या रोल है? The central bank provides a large number of routine banking functions. जो banking functions हम carry on करते हैं commercial banks में as general public, वही सारे functions governments को दिया जाता है in central bank. Like maintaining the balances, जितना भी balance है, उनका जितना भी taxes है, सबको collect करके manage करके रखना, arranging and managing funds of the government and so on. It gives loan to the government. कमर्शियल बैंक हमें लोन देते हैं ना,
हम लोन्स कहाँ से यस लेते हैं, मैम। है ना। वैसे ही सिमिलरली सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट्स को लोन देते हैं। इट एक्सेप्ट्स रिसीव्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। इट वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्स कलेक्शन करने में एजेंट का काम करते हैं। इट मैनेजेस पब्लिक डेब्ट। व्हाट इज पब्लिक डेब्ट? व्हाट इज पब्लिक डेट? डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? आवाज नहीं आ रही? मैम नहीं पता। डेट का मतलब नहीं पता? डेट का मतलब होता है ऋण लेना, लोन लेना। ऋण मतलब किसी से पैसे लेना, उधार लेना, ठीक है। तो पब्लिक, बहुत टाइम आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो भी लेती है, ठीक है, वो भी लोन लेती है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली वो लोन नहीं लेती है। वो कैसे लेती है? ट्रेजरी बिल्स के आधार पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के। बहुत सारे उसमें चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वो पब्लिक से पैसे लेती है, ठीक है। और उसके बदले में इंटरेस्ट भी दिया जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। तो जितना भी ये डेब्ट का काम है ये भी सेंट्रल बैंक देखती है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल मैटर्स पे अगर कोई एडवाइस चाहिए तो सेंट्रल बैंक गिव्स। एनी डाउट? No, ma'am. ठीक है। अब है No, कि ma'am. ये तो हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया। फर्स्ट फंक्शन था इशू ऑफ द करेंसी। सेकेंड फंक्शन वाज बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए कैसे सेंट्रल बैंक का रोल अदा करती है। एंड नंबर 3 बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में क्या होगा आप गेस कीजिए, ऐसा क्या है इसमें? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो समझ आ रहा है? एज द बैंकर टू द कमर्शियल बैंक्स, द सेंट्रल बैंक होल्ड सरप्लस कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? सरप्लस कैश रिजर्व क्या होती है? सरप्लस मतलब सरप्लस का मीनिंग मैम आपको यूज पता करने होगा? के बाद जो बच जाए प्रॉफिट नहीं, एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो कैश, यानी कि कमर्शियल बैंक तो के पास मैम जितना भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैश है, उनको यूज करने के बाद जितना भी बच गया है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो सरप्लस कैश रिजर्व को वो मेंटेन करती है, सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है। ये हो गया पहला। नंबर 2, इट ऑल्सो गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक व्हेन दे आर इन नीड ऑफ फंड्स। अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत हो तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं फॉर गेटिंग लोन्स। The central bank also provides a large number of routine banking facilities to the commercial banks like check clearing, remittance facilities. Check clearing क्या होता है? सेंट्रल बैंक के पास जितने भी बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनका सबका अकाउंट बना हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे मेरा अकाउंट है एसबीआई में, आपका अकाउंट है पीएनबी में। अगर मैंने चेक काट के दिया है आपको दूसरे बैंक के नाम पे, तो जहां से पैसे डिडक्ट होते हैं, जैसे एसबीआई मैंने दिया है, ठीक है, तो मेरे में से पैसे डिडक्ट होंगे ना, तो एसबीआई के अकाउंट में से वो पैसे डिडक्ट करके वो पीएनबी में दे दिया जाता है। समझ पा रहे हो क्या मैंने बोला? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से यानी कि एसबीआई से पैसे डिडक्ट होंगे, पहले एसबीआई से डिडक्ट होंगे, फिर एसबीआई मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर देगी,
और उसको कहाँ ऐड कर देंगे, पीएनबी में। पीएनबी में जिस धारक को आप दे रहे हैं उसको उसको वो दे देते हैं। फिर रेमिटेंस फैसिलिटीज, जितना भी पेमेंट जो बाहर काम कर रहे हैं वो उनसे आ रहा है, उसको भी वो होल्ड करके रखती है। It also acts as a supervisor and regulator of the banking system. It makes rules regarding their licensing. अगर बैंक को नया बैंक बनना है उसके लिए लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन समझते हो आप लोग? यस मैम। क्या होता है? मैम बैंक की ब्रांचेस को अलग अलग सिटीज में बनाना। यस, अलग अलग सिटी में बनाने के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, इसका मतलब हाँ, ब्रांचेस बढ़ाने के लिए, अगर जैसे रामपुर में 2-3 ब्रांचेस और खोलने हैं, कोई भी ब्रांचेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, इस पे जो पैसे है उसको इजीली वो कैश में कन्वर्ट कर पाए। एमलगेशन मतलब मर्जिंग ऑफ बैंक्स। अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा बहुत सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है, जैसे कॉर्पोरेशन बैंक पहले जो था अब वो यूनियन बैंक के में आ गया है। न्यूज में देखा होगा ना, मर्जिंग ऑफ बैंक्स, बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। वैसे ही लिक्विडेशन, द वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। लिक्विडेशन मतलब अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है तो उसको बंद कर देते हैं। आपने महाराष्ट्र का न्यूज देखा होगा, एक बैंक, नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, उसका बहुत सारे कंडीशंस उन्होंने आरबीआई का फॉलो नहीं किया था तो उसको बंद कर दिया गया था। कोई वहाँ का कोऑपरेटिव बैंक था जिसके वजह से पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान हुए थे। फरवरी के मंथ के टाइम पे था ये न्यूज। The control is exercised by the periodic inspection of banks and the returns filed by them. So बीच बीच में इंस्पेक्शन भी किया जाता है बैंक्स का, जैसे स्कूल इंस्पेक्शन होता है वैसे ही हर चीज का इंस्पेक्शन होगा ना, उसके ऊपर जो अथॉरिटी है, तो आरबीआई इंस्पेक्ट करती है कमर्शियल बैंक्स को। दिस लास्ट फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है अगर कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल नीड है पैसों की और उनको कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फाइनली कौन देता है? फाइनली कौन हेल्प करेगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक करता है। पहले वो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पास नहीं आते, पहले वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं होता है तो दे अप्रोच आरबीआई एंड दे हेल्प देम, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कोई भी उपाय नहीं बचा तो लास्ट में कौन लेंडर बनेगा? आरबीआई। When commercial banks need more funds in order to be able to create more credit, उनको ज्यादा लोन देना है, they may go to the market for such funds or go to the central bank. पहले वो मार्केट से ट्राई करेंगे कि अगर फंड्स हमारा कलेक्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के साइड से अगर उनको कोई फेवरेबल कंडीशन उनके लिए हो जाए, या तो लास्ट में वो जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स देम फंड्स थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। Lender of the last resort refers to the role of the central bank of being ready to lend the banks, especially when a bank is faced with unanticipated severe financial crisis. Unanticipated का मतलब unpredicted, anticipated का मतलब होता है कि हमें पता है, ऐसे जैसे हमने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। अनएंटिसिपेटेड का मतलब हमें पता नहीं है, अचानक से हो गया। अनप्रिडिक्टेड का severe financial crisis अगर आ गई तो due to this the central bank is said to be the lender of the last resort. If the central bank refuses to extend this help, तब क्या होगा? There is no option for the bank but to shut down. अगर आरबीआई ने हेल्प नहीं की तब क्या होगा? बैंक को बंद करना होता है। Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. एक सेकेंड। अच्छा, ये चीज पढ़ लीजिए, उसके बाद कितना बाकी है? नेक्स्ट क्लास में अभी टाइम है, 2 मिनट दे सकते हो तो मैं कंप्लीट कर दूं इसको। Yes, ma'am. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स का क्या है? अभी तक हमने सेंट्रल बैंक का पढ़ा। कमर्शियल बैंक्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स विद कैश रिजर्व। ये पता है, आपने सीआरआर पढ़ा होगा, कैश रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th में।
कि एक पोर्शन होता है, उनको थोड़ा सा अमाउंट सेंट्रल बैंक के साथ डिपॉजिट करके रखना होता है। क्यों करके रखना होता है? Do you remember? Do you recall the concept? अच्छा, इसको मैं दोबारा उस दिन जब मैं क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाऊंगी तब पढ़ा दूंगी। लेंदी कॉन्सेप्ट है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट करा देती हूँ। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में जितने भी लोन हो जो सेंट्रल बैंक देती है उसको कैसे कंट्रोल करती है और मार्केट में लोन के अमाउंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल इज द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन प्लेड बाय द सेंट्रल बैंक इन मॉडर्न टाइम्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। The primary objective of a credit control is to remove causes responsible for instability in price fluctuations, which in turn related to supply of money. By controlling credit, यहाँ से लिखेगा, by controlling credit, the central bank can exercise an effective control over the economic activity and mobilize it in the right direction. अब कौन-कौन से tools है credit control करने के लिए? Number 1, quantitative tools are there and some qualitative control tools are there. अब quantitative tools में quantity को वो control करते हैं, जितना भी लोन का अमाउंट होता है जो पब्लिक के पास जाता है, कब ज़्यादा लोन देना है, कब कम लोन देना है, ये सारा चीज़ अल्टीमेटली RBI डिसाइड करती है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है? एक तो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि सम पोर्शन ऑफ मनी विच द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद RBI, सेंट्रल बैंक में उनको डिपॉजिट करके रखना होता है। और SLR में कमर्शियल बैंक जो कुछ अमाउंट अपने पास ही डिपॉजिट करके रखती हैं, ठीक है। जैसे उनके पास 1000 करोड़ रुपीस है, तो उसमें अगर 20% उनको अपने पास डिपॉजिट करके रखना है तो कितना लोन देगी वो? कितना लोन देगी? Am I audible? यस मैम। मैम हाँ, मैम ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला टॉपिक तो डिलीट हो चुका है ना? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का पूरा नहीं, टूल्स डिलीट हुए हैं, यहाँ तक पढ़ना है। यस मैम। आपका फंक्शन में आ रहा है ना ये 4 फंक्शन तो पढ़ने ही है। फंक्शन में ये जो इतना सारा डिलीट किया हुआ है ना, ये मैं बाद में आएगा इसलिए एक एक लाइन बता दे रही हूँ। इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। ये जो मॉडल सुएशन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बैंक रेट, SLR, CRR, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। यस मैम। ठीक है, चलिए, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। इसको रिवाइज करके रखिएगा, मैंने ग्रुप में भेज दिया है।